बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। आज हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको एंटीबायोटिक की क्लास में ही हम पढ़ रहे होते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका ये लास्ट पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक की अगर कोई मतलब रह गया तो वो कंप्लीट करेंगे। तो मैक्रोलाइड के बारे में आज हमने जो है डिटेल के साथ पढ़ना है। तो मैक्रोलाइड का अदर नेम के साथ अगर देखा जाए तो इसको हम कीटोलाइड भी बोल रहे होते हैं। तो हम जो है ना टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको यानी इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि एक मैक्रोलाइड जो है ना एंटीबायोटिक है, जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग पाया जाता है। तो जब इसके अंदर रिंग पाया जाता है तो उसके साथ अटैचमेंट में जो है ना शुगर मालिक्यूल भी अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसको मैक्रोलाइड बोल रहे हैं या कीटोलाइड बोल रहे होते हैं। तो इसकी अगर क्लासिफिकेशन के अंदर या इसकी एग्जाम्पल के अंदर हम देख रहे होते हैं तो इसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास है एरिथ्रोमाइसिन है, रोक्सीथ्रोमाइसिन है, क्लिथ्रोमाइसिन है, टेलिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है। तो ये सारी के सारी यानी माइसिन से ही आसानी से याद हो सकता है। तो ये माइसिन जो है ना इसके सोर्स की बेस पे इसका नाम रखा गया है। तो सबसे पहला जो इस क्लास की जो एंटीबायोटिक मतलब डिस्कवर की गई थी वो 1950 के अंदर एरिथ्रोमाइसिन को जो है ना पहली दफा डिस्कवर किया गया था। अब इसके बाद जो है ना हमने इसके सोर्स की अगर बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन को हमने स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रोसिस यानी इस माइक्रोब से हमने इसको डिस्कवर किया, सिंथेसाइज किया। और इसी तरीके से बाकी जो क्लासिफिकेशन यानी बाकी क्लास के ड्रग हैं इसके अंदर ही मॉडिफिकेशन करके हमने जो है ना ये तैयार किए हैं। तो आगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ लेते हैं, जैसे कि यानी वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर वाला यानी नॉर्मल वाटर है तो उसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन जो है ना इसकी कूल्ड वाटर के अंदर ये स्टेबिलिटी शो कर यानी स्टेबल होता है इन कूल्ड वाटर के अंदर। तो ये जो है ना इसके मेन सॉल्युबिलिटी के वाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे बात इसके स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम में क्या है, अगर इसको लो डोज के अंदर हम इस्तेमाल करें यानी लो कंसंट्रेशन के अंदर हम इस्तेमाल करें तो यह एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक जो है ना अपनी एक्टिविटी शो कर रहा था। और अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई कर यानी हाई डोज दे रहे हैं तो उस वक्त ये जो है ना बैक्टीरियोसाइडल होगा। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल के बारे में हमने इसके जो है ना जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया उसके अंदर हमने ये दोनों टर्मिनोलॉजी बड़े डिटेल के साथ बयान किया। अगर आपने वो नहीं लेक्चर देखा तो जरूर देखें ताकि आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक से क्या होता है, स्टैटिक मीन होता है स्टॉप हो जाना। तो इसका मतलब है यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह को स्टॉप कर दिया जाएगा। और साइडल मीन होता है किल कर देना। तो यहाँ पे हमने क्या करना कि जब हाई डोज हम दे रहे होंगे यानी हाई कंसेंट्रेशन होगी तो एज ए बैक्टीरियोसाइडल कंसेंट्रेशन जो है ना होगी, तो इसलिए जो है ना यानी इसकी जो एक्टिविटी होगी वो बैक्टीरियोसाइडल होगी। उसके बाद आगे इसके कुछ यूजेस हैं, कुछ बैक्टीरिया के हवाले से हमने एग्जांपल दी हुई है। स्ट्रेप्टोकोकी है, न्यूमोकोकी है, स्टेफिलोकोकी है, गोनोकोकी है और लिगोनीला है, माइकोप्लाज्मा और सम एटिपिकल माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया है। तो ये कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट जो है ना ये मैक्रोलाइड या कीटोलाइड एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये नोट आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी एक्टिविटी को अगर हमने बढ़ाना है यानी इनहेंस करना है तो इसके लिए हम एल्कलाइन मीडिया जब प्रोवाइड कर देंगे, एल्कलाइन पीएच वाली मीडिया यानी उसको लिक्विड के अंदर इस तरह का मीडिया प्रोवाइड कर देंगे तो इसकी एक्टिविटी सेवरल टाइम हम जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे बात इसके स्पेक्ट्रम यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो सबसे पहला मेन हम यही लिख रहे होते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के क्लास के अंदर आ रहा होता है। तो सबसे पहले इसने क्या करना होता है कि ये 50s यूनिट को यहाँ पे ये 50s यूनिट है, यहाँ पे आके इसने अटैचमेंट देनी होती है यानी अटैच करना होता है। क्या कर रहा है, जब अटैच हो जाता है तो उसके बाद क्या कर रहा है, इंटरफेयर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन ए साइड टू बी साइड। तो यहाँ पे ये पेप्टाइड चेन जो है ना ए साइड और बी साइड दोनों अमाइनो एसिड जो आ रहे हैं एक सीक्वेंस के साथ एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स यानी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट उन्होंने देनी है। अटैचमेंट बनने के बाद जो है ना पेप्टाइड चेन बन रही होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये इसकी जो पेप्टाइड चेन की ग्रोइंग वगैरह होती है यानी आपस में इसने
ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक दूसरे के साथ अटैचमेंट देनी है और उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, तो यहाँ पे इसने आगे इंटरफेयर कर देना है। ये वाला यहाँ पे क्रॉस आ गया, यानी एरिथ्रोमाइसिन, ये इस क्लास की जो ड्रग होगी वो यहाँ पे इसकी ट्रांसफर यानी जो पेप्टाइड चेन प्रोड्यूस ग्रो हो रही थी उसको इंटरफेयर करेगी, जिसकी वजह से आगे प्रोटीन का जो सिंथेसिस वाला प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट हमने इसकी डायग्राम के हवाले से आपको बताया है। तो इसका मैकेनिज्म हमने जब स्टार्ट में प्रोटीन सिंथेसिस वाली हमने क्लास स्टार्ट की थी तो उसके अंदर हमने देख लिया था, आप उधर भी जो है ना लेक्चर देख सकते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना नेक्स्ट इसके रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। आगे इसके रेजिस्टेंस की बात कर लें तो इम्पोर्टेंट यानी 5 पॉइंट पे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो रही होती है। तो आपको पहले भी बताया कि जब भी किसी भी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है तो बैक्टीरिया अपने अंदर ही चेंजिंग ला रहा होता है ताकि आने वाली जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस बैक्टीरिया के ऊपर जो है ना किसी किस्म का इफेक्ट ना दे रहे हो, यानी उसकी जो ड्रग की है एंटी बैक्टीरिया जो एक्टिविटी है ना बैक्टीरियल एक्टिविटी वो उसने क्या करनी होती है, उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, उसको खत्म करना होता है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया। आप जो है ना ये ड्रग उस पेशेंट स्पेसिफिक पेशेंट को इसको दे रहे हैं उसके लिए फिर जो है ना वो फायदेमंद नहीं होती, यानी उसकी बैक्टीरिया एक्टिविटी नहीं शो हो रही होती। तो अगर रेजिस्टेंस की बात कर ले तो सबसे पहली जो है ना इसकी इम्पेयर द परमेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया क्या करेगा, उस एंटीबायोटिक को परमिबिलिटी यानी उसको इजाजत नहीं देगा अपने अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, यानी उसके बैक्टीरिया के सेल के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जिसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि उसकी परमिबिलिटी जो है ना ये डिस्टर्ब हो जाती है, यानी एंटीबायोटिक जो है ना सही तरीके से उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर नहीं हो पाती। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इफ्लक्स द ड्रग बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या हो रहा था कि अगर किसी वजह से मतलब किसी तरीके से अगर वो ड्रग बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर भी होगी है, अब बैक्टीरिया ने क्या करना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए उस ड्रग को इफ्लक्स करवा दे। इफ्लक्स में होता है सेल से बाहर फौरन इस जो है ना पुश आउट करा देना है, पंप आउट करा देना है, जिसकी वजह से जब बैक्टीरिया के अंदर ये सेल जो ड्रग हमने दी है वो बैक्टीरिया के अंदर जब तक नहीं होगी तो ज़ाहिर है उसकी एक्टिविटी या उस बैक्टीरिया को उसका कोई इफेक्ट आने नहीं वाला। उसके बाद आगे तीसरा पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोलाइड इनएक्टिवेटिंग एंजाइम। तीसरा पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसा एंजाइम डेवलप करेगा, ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होता है जो आने वाली मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पे इनएक्टिव कर देगा। जब वो इनएक्टिव हो जाएगी तो जाहिर है जिसके अगेंस्ट हम दे रहे थे तो वो इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, तो इसके अगेंस्ट जो है ना बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास प्रिवेंट द बाइंडिंग साइट। अब क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ा इसके मैकेनिज्म के अंदर देखा है कि मैक्रोलाइड में जो एंटीबायोटिक है ये 50S राइबोसोमल यूनिट के ऊपर अटैच होती है। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि उस राइबोसोमल यूनिट के अंदर जो है ना म्यूटेशन का यानी उसके अंदर क्या आगे ये जो पांचवा पॉइंट भी यही है कि 50S यूनिट के अंदर म्यूटेशन का करता है, यानी या तो ये मसला बने यानी उसके अंदर मतलब चेंजेज आ जाती है, या बाइंडिंग साइट के ऊपर यानी उसके अंदर चेंजेज आ जाती है, तो मैक्रोलाइड या कीटोलाइड जिसको पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक जाके उस बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच नहीं हो पाती। जब अटैच नहीं हो पाती तो जाहिर है उसके प्रोटीन वाला जो प्रोसीजर पहले डिस्टर्ब कर रही थी तो अब नहीं करेगी। तो इस तरीके से ये जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप होती है, ये म्यूटेशन यानी 50S राइबोसोमल यूनिट को चेंज कर दिया जाता है, उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो ये 4-5 पॉइंट हमने देखे हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया इन मैक्रोलाइड या कीटोलाइड ड्रग के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंस वगैरह यानी किस तरीके से ये चेंजेस ला रहा होता है। उसके बाद आगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक की अगर बात करें, फार्माकोकाइनेटिक आपने पढ़ा है, यानी स्टार्ट में हमें बेसिक फार्माकोलॉजी के अंदर भी बताया, ये 4-5 पैरामीटर उसके अंदर आते हैं कि ड्रग ने जाके किस तरीके से जो है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारा उसके अंदर देख रहे होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये एसिड लिबाइल होता है, तो इसीलिए हमेशा आप जब भी एरिथ्रोमाइसिन वगैरह देख रहे हो तो इंटेरिकोटेड होता है। अब इंटेरिकोटेड का मतलब क्या होता है कि इंटेरिकोटेड मतलब ये होता है कि कोई भी ड्रग हम बना रहे हैं
इंटेरिकोटेड बना रहे हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाके उसने क्या होता है, डिजॉल्व होना होता है, डिसइंटीग्रेट होना होता है। तो इसलिए हम इंटेरिकोटेड हम बना रहे होते हैं ताकि वो अपने स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाके डिजॉल्व हो या डिसइंटीग्रेट हो और आगे डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके बाद आगे इंटर इनटू द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के अंदर आसानी के साथ जो है ना इंटर हो सकती है, यानी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, लेकिन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, लेकिन ब्रेन एरिया के अंदर ये क्रॉस नहीं कर पाती। उसके बाद बात आ गई है कि कुछ इसके यूजेस है। पहले हमने जो है ना उसके यूजेस जो पढ़े हैं वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट पढ़े, अब हमने उसके इन्फेक्शन जो पढ़ी तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है अल्टरनेटिव टू पेंसिलिन, जहाँ पे पेंसिलिन रेजिस्टेंट हो चुकी है, पेंसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वहां पे हम जो है ना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेफिलोकोकल फ्रेंजाइटिस है, टोंसिलाइटिस है और कम्युनिटी एक्वायर्ड रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसी किस्म का प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके अंदर हमने ये थ्रॉट के ज्यादातर प्रॉब्लम के लिए हम जो है ना इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद डिफ्थीरिया है, टेटनस है, गोनोरिया है, इस तरह के जो इन्फेक्शन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही ज्यादातर इस्तेमाल की जा रही होती है, तो उनकी वजह से ये वाले इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो उनके अगेंस्ट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद ये ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी जिसको हम फर्स्ट लाइन थेरापी बोल सकते हैं, यानी फर्स्ट लाइन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ एटिपिकल निमोनिया के अंदर हम इस्तेमाल जो कि माइक्रोप्लाज्म स्पीशीज से प्रोड्यूस हुआ था, उसके और वुबिंग कफ है तो उसी निमोनिया के अंदर ही अक्सर होती है। तो हम इस तरह के जो है ना ये प्रॉब्लम यानी जो ये फर्स्ट लाइन थेरापी के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद आगे यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया इसके जो है ना यूज के बाद आगे बात इसके एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहला है इसके अंदर हेयरिंग प्रॉब्लम, अगर ज्यादा देर तक कंटिन्यूसली 1 वीक से भी ज्यादा अगर टाइम से ये थेरापी चल रही है, कोई पेशेंट ले रहा है, तो उसके अंदर ये हेयरिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, उसको सुनाई देना जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसके बाद है हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, रैशेज वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। अरिदमिया ये भी प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि ये क्यूटी इंटरवल्स को जो है ना जाके प्रोलॉन्ग कर रही है, यानी उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो अरिदमिया की कंडीशन भी रिपोर्ट की जा सकती है। उसके बाद है डिक्रीज द हेपेटिक ऑक्सीडेशन। हेपेटिक ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, डिक्रीज कर रहा है, यानी जो हेपेटिक यानी लीवर के अंदर जो एंजाइम मौजूद है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उस प्रोसीजर को ये क्या कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे होते हैं। जब ये स्लो डाउन करेंगे, जिस भी ड्रग की वो मेटाबॉलिज्म हो रही थी, तो जाहिर है उसका लेवल आस्ता आस्ता बॉडी के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो यही बात हमने यहाँ पे की है कि प्लाज्मा लेवल उस किसी भी ड्रग का स्पेसिफिक ड्रग जो इस्तेमाल हो रही है वो उसका जो है ना लेवल प्लाज्मा लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाए। जब किसी भी ड्रग का नॉर्मल से ज्यादा लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो यानी इसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। तो ये चंद एक जो है ना इम्पोर्टेंट जो है इस क्लास के एडवर्स इफेक्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ तक जो है ना हमने मैक्रोलाइड की क्लासिफिकेशन और उसके रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उसका मैकेनिज्म स्पेक्ट्रम सारा डिटेल के साथ हमने पढ़ लिया है। अगर इसमें से कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछेंगे, यानी कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, और उसके अलावा हमें ज़रूर फीडबैक देंगे कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है, किस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है, ताकि हम आइंदा जो आने वाला लेक्चर है इससे बेहतर से बेहतर हम बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।